कहानी राजस्थान के खौफनाक खंडहर भाग 1। अनजान सफर। राजस्थान की रेत में बसे हुए छोटे से गांव शिवपुर की एक रहस्यमय कहानी थी जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती थी। ये गांव थार के रेगिस्तान के पास बसा था, जहां गर्मियों में तपती धूप और सर्दियों में ठंडी हवाएं अक्सर बेमौसम की तरह चलती थीं। इस गांव के किनारे एक पुराना किला था जिसे लोग कुंडलगढ़ के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह किला कभी बहुत समृद्ध और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब वो खंडहर में तब्दील हो चुका था। किले की ऊंची ऊंची दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और छतों से लटकती जंगली बेलें इस खंडहर को और भी भयानक बनाती थीं। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, खासकर रात के समय। कहते हैं कि किले में कुछ अनजान शक्तियां थीं जो हर रात गांव के ऊपर मंडराती थीं। इस डरावने माहौल के बीच जयपुर के रहने वाले एक युवा जोड़े आदित्य और निशा को इस किले की कहानी सुनने का मौका मिला। आदित्य एक एडवेंचर लवर था, उसे नई नई जगहों पर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। निशा को भी इस तरह की रहस्यमय जगहों में दिलचस्पी थी। जब उन्हें इस किले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपनी अगली मंजिल बनाने की ठानी। निशा और आदित्य ने शिवपुर गांव का सफर तय किया। उनके मन में रोमांच के साथ साथ थोड़ा सा डर भी था, लेकिन उनका प्यार और साथ हर डर पर भारी था। भाग 2। खंडहर में पहला कदम। शिवपुर पहुंचते ही उन्हें गांव का माहौल थोड़ा अजीब लगा। लोगों के चेहरे पर डर और चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य और निशा ने गांव के एक बुजुर्ग से किले के बारे में पूछा। वह बुजुर्ग हाथ में एक लाठी थामे थे, उनकी आंखों में चिंता और अनुभव की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा, उस किले में रात को मत जाना। वहां की हवाएं भी चीखती हैं और दीवारों के अंदर कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए। लेकिन युवा जोड़े के मन में ये चेतावनी डर नहीं बल्कि और ज्यादा रोमांच पैदा कर गई। शाम का समय हो चुका था और सूर्य की लालिमा धीरे धीरे रेगिस्तान में घुलने लगी थी। आदित्य ने निशा का हाथ थामा और दोनों किले की ओर बढ़ने लगे। किले की दीवारें दूर से ही नजर आ रही थीं, जैसे कोई विशाल अजगर अपने शिकार के इंतजार में बैठा हो। जब उन्होंने किले के अंदर कदम रखा तो उन्हें वहां की भयानक खामोशी और ठंडी हवा का एहसास हुआ। ये हवा रेगिस्तान की तपती दोपहर के बाद एकदम असामान्य थी। किले की हर दीवार पर समय की मार दिखाई दे रही थी, टूटी हुई ईंटें, धूल और जंगली बेलें जो उस खंडहर को और भी डरावना बना रही थीं। निशा को वहां का माहौल थोड़ा असहज लग रहा था, लेकिन आदित्य का हाथ थामे हुए वह आगे बढ़ती रही। भाग 3। अतीत की परछाई किले में घूमते हुए वे एक विशाल दरबार के पास पहुंचे। दरबार के खंभे टूटे हुए थे, लेकिन उनकी ऊंचाई अब भी डरावनी थी। अचानक निशा को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, ये बस तुम्हारा वहम है निशा। चलो और देखते हैं। वे दरबार के अंदर और गहराई में जाने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, निशा को अचानक एक महिला की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि निशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आदित्य का हाथ और जोर से पकड़ लिया, लेकिन आदित्य को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे ये सब महज निशा की कल्पना लग रही थी। उसने निशा को संभालते हुए कहा, निशा, यहाँ कुछ नहीं है। तुम डर रही हो, बस शांत हो जाओ। लेकिन निशा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे दरबार के बीचों बीच पहुंचे, निशा को एक औरत की छवि दिखाई दी। ये छवि एक भूतिया परछाई की तरह थी, जिसने एक सुनहरी पोशाक पहनी हुई थी। निशा को समझ आ गया कि यह वही औरत थी जिसकी चीख उसने सुनी थी। निशा का शरीर कांपने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आदित्य घबरा गया। उसने निशा को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन निशा बेहोश पड़ी रही। भाग 4। सच्चाई का सामना। कुछ मिनटों बाद निशा होश में आई और उसने आदित्य को सारी बातें बताई। आदित्य, मैंने उसे देखा। वो एक राजकुमारी थी। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी।
आदित्य को अब स्थिति की गंभीरता का अंदाजा होने लगा। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। आदित्य ने निशा को अपने साथ लिया और दोनों ने किले के अंदर एक एक कोने की जांच शुरू की। आखिरकार वे एक पुराने कक्ष में पहुंचे, जहां धूल और मकड़ी के जालों ने हर कोने को ढक रखा था। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जो कीड़ों से खा चुकी थी, लेकिन कुछ पन्ने अब भी सुरक्षित थे। उन पन्नों में एक कहानी लिखी थी। ये वसुंधरा नाम की राजकुमारी की कहानी थी। वसुंधरा इस किले के राजा की बेटी थी और उसकी सुंदरता और गुणों के चर्चे पूरे राज्य में थे। लेकिन वसुंधरा का दिल एक साधारण सैनिक, विक्रम, पर आ गया था। दोनों का प्यार बेहद गहरा था, लेकिन समाज और परंपराएं उनके रास्ते में आ गईं। जब राजा को इस प्रेम के बारे में पता चला, तो वह क्रोधित हो गया। उसने विक्रम की हत्या करवा दी और वसुंधरा को किले में बंद कर दिया। उसके बाद वसुंधरा ने खाना पीना छोड़ दिया और अपने प्यार की जुदाई के गम में वहीं दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा तब से इस किले में भटक रही थी, क्योंकि उसे अपने प्रेमी के अंतिम संस्कार की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। भाग 5 मुक्ति की राह। इस सच्चाई को जानने के बाद आदित्य और निशा ने ठान लिया कि वे वसुंधरा की आत्मा को शांति दिलाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और विक्रम की अस्थियों की खोज में लग गए। उनकी यह खोज आसान नहीं थी। गांव के चारों ओर उन्होंने खुदाई की, लोगों से बातें की और कई प्राचीन दस्तावेज खंगाले। कई बार उन्हें ऐसा लगा कि वे हार मान जाएंगे, लेकिन उनका प्यार और वसुंधरा की दर्द भरी कहानी उन्हें हिम्मत देती रही। कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार वे किले के एक पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां विक्रम की अस्थियां मिलीं। ये जगह बिल्कुल सूनी और वीरान थी, जैसे वहां कभी कोई आया ही न हो। उन्होंने गांव के पुजारी की मदद से विक्रम की अस्थियों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, निशा को एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। भाग 6 नई शुरुआत। अचानक से किले की सारी भयानक घटनाएं बंद हो गईं। हवाओं की चीखें, दीवारों की खड़खड़ाहट, सब कुछ शांत हो गया। वसुंधरा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। आदित्य और निशा ने एक दूसरे को गले लगाया और महसूस किया कि उनके इस साहसिक कार्य ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके प्रेम को और मजबूत किया। गांव के लोग, जिन्होंने इस किले को हमेशा एक अभिशाप के रूप में देखा था, अब उसे पूजनीय मानने लगे। शिवपुर गांव की रूहानी कहानियां अब डर के बजाय शांति और प्रेम की मिसाल बनने लगीं। आदित्य और निशा ने इस अनुभव से सीखा कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है और एक दूसरे के साथ होने से वे हर डर का सामना कर सकते हैं। भाग 7 किले का रहस्य। शिवपुर गांव की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। लोगों में खुशी और संतोष लौट आया था। किले के बारे में अजीबोगरीब कहानियां भी अब पुरानी यादें बन चुकी थीं। लेकिन आदित्य और निशा के मन में अब भी कुछ सवाल बाकी थे। उन्होंने महसूस किया कि किले की सारी कहानियां खत्म नहीं हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे कुछ अनसुलझा रह गया हो। किले के अंदर बिताए उन भयानक पलों के बावजूद आदित्य और निशा ने फैसला किया कि वे एक बार फिर से किले में जाएंगे और हर उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो उन्हें परेशान कर रहा था। भाग 8 आखिरी रात। इस बार आदित्य और निशा ने खुद को पहले से बेहतर तैयार किया। उन्होंने गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग पंडित गोपाल से मुलाकात की। पंडित गोपाल ने उन्हें बताया कि किले के खंडहर में एक गुप्त तहखाना है, जहां किले के असली रहस्य छुपे हो सकते हैं। उस रात आदित्य और निशा फिर से किले की ओर निकल पड़े। गांव के लोग इस बार भी उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन अब वे अपने मकसद के प्रति अडिग थे। उन्होंने किले में प्रवेश किया और इस बार हर कदम पर उन्हें एक अजीब सा डरावना एहसास हो रहा था। वे दरबार के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां पंडित गोपाल ने तहखाने का जिक्र किया था। वहां की दीवारें पुरानी और टूटी हुई थीं, लेकिन एक जगह पर कुछ अजीब सी नक्शें उभरी हुई थीं। आदित्य ने उन नक्शों को समझने की कोशिश की और अचानक उसे एक बटन दिखाई दिया। उसने बटन दबाया और दीवार अपने आप खिसकने लगी। दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता खुला, जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। भाग 9 तहखाने का रहस्य। तहखाना बहुत अंधेरा और संकरा था। दीवारों पर कुछ पुराने दीपक थे, जिनमें से कुछ अब भी जल रहे थे।
नीचे उतरते ही उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जहाँ की दीवारों पर राजा और उनकी रानी की भव्य चित्रकारी थी। लेकिन इन चित्रों के बीच एक औरत का चित्र अलग था। ये वही औरत थी, राजकुमारी वसुंधरा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द के बजाय गुस्सा था। हॉल के बीचों बीच एक पुराना तख्त पड़ा था, जिसके चारों ओर कई किताबें और दस्तावेज बिखरे हुए थे। आदित्य और निशा ने इन दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उन दस्तावेजों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र मिला। ये पत्र वसुंधरा के प्रेमी विक्रम का था, जो उसने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था। पत्र में लिखा था कि विक्रम को राजा ने धोखे से मारा था और उसका असली मकसद वसुंधरा की संपत्ति और शक्तियों को हड़पना था। विक्रम ने ये भी लिखा था कि उसने वसुंधरा को एक खास शक्ति से नवाजा था, जिससे वह मरने के बाद भी जीवित रह सकती थी। राजा को इस बात की भनक लग गई थी और उसने इस शक्ति को खुद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। भाग 10 खंडहर की आखिरी कड़ी। जैसे जैसे निशा और आदित्य इस पत्र को पढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि इस किले का रहस्य कितना गहरा था। राजकुमारी वसुंधरा की आत्मा अब भी उस शक्ति के अधीन थी, जिसने उसे इस धरती पर बांधे रखा था। वह शक्ति अब भी किले में मौजूद थी और वही शक्ति गांव में डर और खौफ का कारण बन रही थी। आदित्य और निशा ने सोचा कि अगर वे इस शक्ति को नष्ट कर दें, तो वसुंधरा की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। उन्होंने पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उस शक्ति की तलाश शुरू की। वह शक्ति एक छोटी सी मूर्त में बंद थी, जो तहखाने के एक कोने में छुपी हुई थी। जैसे ही निशा ने मूर्त को देखा, उसे एक झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य तेजी से गुजरने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह मूर्त सिर्फ एक शक्ति नहीं थी, बल्कि वसुंधरा की आत्मा का केंद्र भी थी। भाग 11 अंतिम मुक्ति। निशा ने आदित्य से कहा, हमें इस मूर्त को नष्ट करना होगा ताकि वसुंधरा की आत्मा को शांति मिले। लेकिन हमें ये बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि यह मूर्त बहुत शक्तिशाली है। आदित्य और निशा ने मिलकर मूर्त को तहखाने के बाहर लाया। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद ली और मूर्त को एक पवित्र अग्नि में डाल दिया। जैसे ही मूर्त जलने लगी, हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। ये वसुंधरा की आखिरी चीख थी, जो उसके साथ जुड़ी हुई हर दर्द और पीड़ा को बाहर निकाल रही थी। मूर्त के जलते ही किले के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे गायब हो गई। गांव में फैली खौफ की धुंध भी साफ हो गई। किले की वीरांगी में एक अजीब सी शांति फैल गई, जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। भाग 12 नई शुरुआत। आखिरकार वसुंधरा की आत्मा को उसकी अंतिम मुक्ति मिल गई। आदित्य और निशा ने एक दूसरे को गले लगाया और इस साहसिक सफर ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। शिवपुर के लोग अब उस किले को एक अभिशाप की जगह नहीं मानते थे। उन्होंने किले को फिर से जीर्णोद्धार किया और उसे एक धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। आदित्य और निशा ने इस अनुभव से सीखा कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है, और जब दो दिल मिल जाते हैं तो वे किसी भी अंधकार को रोशन कर सकते हैं। उनका ये सफर केवल एक रहस्यमय कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, साहस और विश्वास की एक अद्भुत दास्तान बन गई।